अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि हमने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी। इसमें हमने कुछ वीडियोस को अपलोड करा है और अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप पहले वो जो हमने उसमें सॉर्टिंग करके है, लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, आप उसी के अकॉर्डिंगली वो चीज़ अपना जो बैकलॉग है, जो प्रीवियस वीडियोस है, पहले उनको देखोगे। उसके बाद ही आपको जो हमारे नए वीडियोस है वो समझ आएंगे। और जैसे हमने अभी तक कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड की बेटे बात करी है। और जो बेटे ये लिविंग वर्ल्ड होता है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करते थे, कुछ फीचर्स की हम बात करते थे, और जिसमें हमने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स देखे हैं जिनके बेसिस पे हम उनको नॉन लिविंग कंपोनेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते थे। और जिसमें आपने मेटाबॉलिज्म देखा, जिसमें सेल स्ट्रक्चर देखा, जिसमें आपने ग्रोथ देखा, हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करा है। और कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने रेस्पिरेशन तक पढ़ा था। और रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके अंदर जो फूड होता है उस फूड की ब्रेक डाउन होती है ताकि एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और उस एनर्जी की वजह से उसके एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन करे इन ऑर्डर टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हर एक ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने के लिए एनर्जी की जरूरत है। अब खाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल को स्टेबल रहने के लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। हर एक इंडिविजुअल के पास एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो स्टेबल रह सके, है ना। एंट्रोपी से बचने के लिए एक इंडिविजुअल को अगर स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए हर एक सिस्टम में एनर्जी का होना जरूरी है। इसी तरह से हम आज कुछ और चीजों की बात करेंगे। जैसे आपने सबसे पहले ग्रोथ देखा है, मेटाबॉलिज्म देखा, सेल स्ट्रक्चर देखा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म देखा। इसी तरह से हमने कॉन्शियसनेस देखा, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, हर एक इंडिविजुअल में कॉन्शियसनेस होता है। इसी तरह से हमने मूवमेंट भी देखा है। मैंने आपको कहा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है। प्लांट्स जो है दे शो वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। प्लांट्स में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म होता है, फोटोपीरियडिज्म होता है, फोटोनास्टी होता है, बहुत सारे नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं, या इपिनास्टी होता है। प्लांट भी मूवमेंट दिखाता है लेकिन प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है। वाइल एज अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बेटे एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, एनिमल्स में मूवमेंट भी होता है। मैंने कहा है कुछ इंटरनल मूवमेंट होते हैं, कुछ एक्सटर्नल मूवमेंट होता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज लोकोमोशन। अब अगर हम अपने अंदर की बात करेंगे, हमारे अंदर क्या चीज होता है, ब्लड की सर्कुलेशन होती है, दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल मूवमेंट। बेटे वो इंटरनल मूवमेंट की एक एग्जांपल है। या हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं या जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें भी तो मूवमेंट्स होते हैं जिनको आप मस्कुलर मूवमेंट्स कहते हैं। तो ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में इंटरनल मूवमेंट भी होता है और एक्सटर्नल मूवमेंट भी होता है। अब अगर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करें, क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में मूवमेंट होता है? हाँ बेटे उनमें भी मूवमेंट होता है, लेकिन दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे किसी और एजेंट की एजेंसी की जरूरत पड़े, किसी और फोर्स की जरूरत पड़े, किसी और एनर्जी की जरूरत पड़े किसी चीज को मूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मूवमेंट। ऑटोनॉमस मूवमेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में नहीं होता है। ऑटोनॉमस मूवमेंट जो है वो खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसके बाद रेस्पिरेशन तो आपको मैंने समझा दिया है। और एक इतने ही नहीं कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर है, लाइक होम्योस्टेसिस है, बहुत सारे कैरेक्टर है, लाइक एवोल्यूशन है। ह्यूमन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको सरवाइव कराने के लिए या उनको डिफरेंशिएट कराने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी करना था। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ गिने चुने कैरेक्टर है जिनके साथ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। और आज का एक कैरेक्टर जो है दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है एक एक्चुअल टाइम होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। आपको पता है अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें
एक मैमल की बात करें, कॉर्डेट की बात करें, या किसी भी इनवर्टिब्रेट की बात करें, या किसी भी प्लांट की बात करें, एक टाइम ऐसा होता है कि जब वो पैदा होता है, जब उसकी बेटे प्रोडक्शन होती है, जब वो प्रोड्यूस होता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब एक इंडिविजुअल की डेथ होती है। और नॉन लिविंग कंपोनेंट में अगर हम इस पेन की बात करें, ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसकी कभी डेथ होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई बेटे लिविंग वाला कैरेक्टर ही नहीं है। जब इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसका सेल स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है, इसका मतलब इसकी डेथ भी नहीं हो जाएगी। जब आप लिविंग सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पे आपको पता चलता है बेटा कि लिविंग सिस्टम में क्या चीज होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो वेरियस फीचर्स, उन फीचर में से आपको कोई कैरेक्टर इसमें नजर नहीं आएगा, तो डेथ कहां होगी इस चीज की? डेथ उसी चीज की होगी जिसमें लिविंग कैरेक्टर है, जिसमें कुछ ऐसे फीचर है जिनकी वजह से वो जिंदा रहता है। और आज अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि पहले एक टाइम पे उनकी बर्थ होती है, और बर्थ होने के बाद जब एक टाइम पहुंचता है, जब उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जब उनके सेल्स का, जब एक इंडिविजुअल के टिश्यूज का, ऑर्गन्स का ज्यादा वेयर एंड टियर होता है, और जो उसके ऑर्गन है, जो उसके टिश्यूज है, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनका स्विच ऑफ हो जाता है, और एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के टाइम, मतलब उसी को तो लाइफ स्पैन कहते हैं, मतलब जो टाइम पैदा होने से लेके कहां तक, डेथ वाले पीरियड तक, उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और लेकिन हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेथ नहीं होती है, बल्कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम इमोर्टल कहते हैं। इमोर्टल का मतलब है जो कभी मरते नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम एमीबा की बात करें, जो हमारे पास एक एमीबा होता है, जब इसको लगता है बेटे अनफेवरेबल कंडीशन आने वाले हैं कि अब मुझे मरना होगा, ये क्या करता है, इट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, ये डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में, जिस कंडीशन को आप बाइनरी फिशन कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां डेथ का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि वो इमोर्टल होते हैं, वो डिवाइड कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, उनकी डेथ होती नहीं है। तो ये थे कुछ कैरेक्टर बेटे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएटेड थे। और आपको पता है, जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड में हमने यूजुअली बायोडाइवर्सिटी, ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपने क्लास 6th 7th में भी पढ़े होंगे। लेकिन आज से आप समझो कि आज से हमारा एक्चुअल जो सिलेबस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और आज के सिलेबस में पहले हम बात करेंगे बेटे बायोडाइवर्सिटी की। हम पहले बात करेंगे किस चीज की? बायोडाइवर्सिटी की। क्योंकि आपके सिलेबस में है ही बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखो बेटे, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे आप देखो कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो अर्थ है इस पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। जो हमारी अर्थ है, आप देखो ये कितने सारे लाइफ को सस्टेन करती है। आप देखो जो हमारी अर्थ है, इस पे कितने ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। जो हमारी अर्थ है, आप देखो यहाँ डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स भी है। आप देखो जो ये अर्थ है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स है, जिनकी शेप, जिनका साइज, जिनकी मॉर्फोलॉजी, जिनकी एनाटॉमी अलग अलग है। प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अलग है एनिमल्स से। एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अलग है फंगस से। फंगस की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अलग है प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अलग है मोनेरन से। तो अब हमारे कहने का ये गर्ज है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे डिफरेंट लिविंग सिस्टम्स जो है, लाइफ फॉर्म्स है, वो अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। या सिंपली आप कहो, आप ये जो हमारी अर्थ है, ये कितनी, इट सपोर्ट्स a variety of living organisms, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती है ताकि वो सस्टेन करे, ताकि वो सरवाइव करे। that is actually the variety of the various the variety of the variability of living organisms actually is biodiversity। आप देखोगे ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो अलग होती है बाकी किसी फैमिली से। होमोनिडी फैमिली है हमारी ह्यूमंस की फैमिली। आप देखो हमारे डॉग्स की फैमिली अलग है, वो तो हमसे रिजेंबल नहीं करती है, उनकी शेप शक्ल अलग है, उनकी सूरत अलग है, हमारी सूरत अलग है, हमारी मॉर्फोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी अलग है। तो इसका मतलब वो भी एनिमल है, हम भी एनिमल है, लेकिन हम में डिफरेंस तो है, हम में वेरिएशन तो है। वो अलग वैरायटी है, हम लोग अपनी अलग वैरायटी है, प्लांट की अलग वैरायटीज होती है। इसी तरह से हमारे पास इस अर्थ पे बहुत सारी लिविंग स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, और उसी टर्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, अब आपको समझ आया होगा कि वैरायटी ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे इस अर्थ पे रहते हैं, जिनमें डिफरेंसेस है, जिनमें वेरिएशंस है, जिनमें like differences है, various forms of life, various forms of actually the various forms of life is called as biodiversity. हमारे पास प्लांट्स की अलग लाइफ साइकिल होता है, उनका हैबिटेट अलग होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, ह्यूमंस की अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है। तो इसी चीज को हम एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी को जो ये जो टर्म है इसको पॉपुलराइज किया है एक शख्स ने, एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है विल्सन। और अगर हम देखेंगे हमारे पास टोटल लिविंग स्पीशीज कितने हैं, वी हैव टोटल 7.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज, लेकिन उसमें से खाली 1.7 to 2.2 मिलियन, 1.8, 1.7 या 1.8 टू नियरली 2.2 मिलियन लिविंग स्पीशीज को हमने अभी तक डिस्कवर करा है। टोटल हमारे पास है बेटे 7.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज, जिसमें हमने 1.8 टू 2.2 मिलियन लिविंग स्पीशीज को अभी तक डिस्कवर करा है। और ईयरली बेटे, और ईयरली आप याद रखोगे, यहाँ पे हमारा डेटा जो है 7.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज टोटल में इस अर्थ पे सरवाइव करती है, जिसमें अभी तक 1.8 टू 2.2 मिलियन लिविंग स्पीशीज को हमने डिस्कवर करा है। और ईयरली 15,000 स्पीशीज बेटे ऐड होते जा रहे हैं। अब आप देखो, जो ये 7.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज है, क्या ये सारे लिविंग स्पीशीज एक जैसे होंगे? क्या उनका कलर एक जैसा होगा? बॉडी की शेप एक जैसी होगी? नहीं ना होगा। इनकी प्लांट्स की जैसे शक्ल सूरत अलग है, एनिमल्स की अलग है। मतलब इसी चीज को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, द अकरेंस ऑफ वाइड वैरायटी। सबसे जरूरी चीज है वाइड वैरायटी, वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। वाइड वैरायटी का मतलब क्या है कि हमारे पास डिफरेंट, और मतलब ये तो 7.8 मिलियन लिविंग, ये तो एक ही स्पीशीज नहीं है, ये तो खाली ह्यूमंस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। हमने बहुत सारे, फिर हमने इस लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया है, इसलिए तो हमने डिवाइड करा है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर है, क्योंकि सारी स्पीशीज एक जैसी नहीं थी, इनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी नहीं थी। जो एक ऑर्गेनिज्म है वो तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, कोई नहीं करता है, तो इसी वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद 1.8 2.2 मिलियन स्पीशीज को हमने अभी तक डिस्कवर करा है। और ईयरली बेटे जो 15,000 स्पीशीज है वो ईयरली ऐड होती है। क्या खाली ऐड होती है? नहीं बेटे, कुछ जो स्पीशीज है दे अंडरगो एक्सटिंक्शन। कुछ स्पीशीज की जो है वो खात्मा भी होता है, वो अपने टाइम पे वो आगे हमने 12th में पढ़ना है, जो है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो रेड जोन में आते हैं और अल्टीमेटली उनका जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो स्पीशीज है जो खत्म हो गए हैं, अगर हमें हमारे पास जो है उन स्पीशीज का कोई इंप्रेशन रहा है, उस इंप्रेशन को हम, अगर कोई रिकॉर्ड रहा है जो स्पीशीज खत्म हो चुकी है, उस रिकॉर्ड को हम बेटे फॉसिल कहते हैं। याद रखो बेटे, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो एक ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ वाइड वैरायटी का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे से अलग दिखता है, उनके कैरेक्टर अलग है। यहाँ एक ही स्पीशीज नहीं है बेटे, डिफरेंट तरह की स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। और जो ये अर्थ है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को यहाँ लाइफ को सपोर्ट करने में मदद करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म को अर्थ लाइफ सस्टेन करने में सपोर्ट करती है। तो हमारे पास जो टर्म है जो इसको पॉपुलराइज किया है बायोडाइवर्सिटी को, दैट वाज द पर्सन जिसका नाम विल्सन था बेटे। इसके बाद हमारे पास टोटल में इतनी स्पीशीज है, 1.8 टू 2.2 नोन स्पीशीज है, ईयरली 15,000 स्पीशीज ऐड होते हैं। और जो खत्म हमारे पास जितनी भी स्पीशीज है बेटे जो खत्म हो चुकी है, तो वो एज ए फॉसिल हमारे पास उनका रिकॉर्ड बेटे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रासलैंड में अलग होते हैं, हर्बिवोर्स होते हैं। यहाँ माउंटेन्स में अगर हम इस पानी की बात करें, यहाँ पे फिशेस भी होते हैं, एक्वाटिक फ्रेश वाटर फिशेस। ये जो हमारे पास ये हिल स्ट्रीम्स जिनको कहते हैं, जो कि जंगल से कोई नदी बह रही होती हो, इसके अंदर जो फिशेस होती है वो यूजुअली हर्बिवोर फिशेस होती है। जैसे हमारे हिमालयाज में पाई जाती है एक फिश जिसका नाम है टॉर पूती तोरा।
या टॉर हमारी हिमालयन एक फिश है। आप देखो फिशेस की कितनी डाइवर्सिटी है, हमारे पास बहुत सारे फिशेस हैं। अगर हम हर्बीवोर फिशेस की बात करें, उनमें भी वेरिएशंस है, उनमें भी डिफरेंसेस है। उनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से रिजेंबल करता ही नहीं है। दे आल्सो शो डिफरेंशिएशन उनके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो उनकी पोजीशन, उनकी शेप अलग अलग होती है। यहाँ ग्रासलैंड की बात करें, यहाँ पे सारे डियर जैसे नहीं है। हमारे ग्रासलैंड में बहुत सारे हर्बीवोर्स होते हैं, हमारे कार्निवोर्स होते हैं। अगर यहाँ पे इस हुजूर की बात करें तो ये हमारे पास लॉइन है ना। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स लॉइन जैसे होते हैं? नहीं, लॉइन जैसे नहीं होते। हमारे टाइगर की जो कैरेक्टर है, जो मॉर्फोलॉजी, वो अलग है। इसी तरह से लेपर्ड की मॉर्फोलॉजी अलग है। दैट इज एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी है, कि जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या दिखाते हो, वैरायटी ना। लाइन की वैरायटी अलग है, टाइगर की वैरायटी अलग है, लेपर्ड की वैरायटी अलग है, बेयर की वैरायटी अलग है। मतलब इनका जो, नो डाउट इनका हैबिटेट सेम हो सकता है, ये एक ही जंगल में रहते हैं, लेकिन अलबत्ता इनमें क्या है, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन तो है। दैट इज एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके बाद डेजर्ट की बात करें तो हमारा कैमल साहब यहाँ पे आपको मिलेगा। डेजर्ट में तो आपको लाइन नहीं मिलेगा, डेजर्ट में तो आपको फिशेस नहीं मिलेंगे, डेजर्ट में आपको कैमल मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो आपको नॉर्मल इंडिविजुअल्स है, जैसे ग्रासलैंड में कोई आपको बर्ड मिलेगा, ग्रासलैंड में आपको कोई एनिमल मिलेगा, वो आपको डेजर्ट में नहीं मिलेगा। क्योंकि बेटे इनका जो हैबिटेट है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रासलैंड वाला हैबिटेट। जो आपको यहाँ इस वाले माउंटेन वाले इलाके में मिलेगा वो तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ अलग हैबिटेट है, यहाँ अलग वेजिटेशन है, यहाँ अलग वेजिटेशन है। इसीलिए यहाँ पे अलग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, और इस जगह पे अलग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बेटे सर्वाइव करेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। इसी चीज को, इसीलिए हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है। अब आप मुझे एक बात बता दो, हमारे पास इतने सारे लाइफ फॉर्म्स है, हमारे पास इतने सारे, और एक बात मैं बताना भूल गया, हमारे पास 2.2 मिलियन लिविंग स्पीशीज अगर अभी तक नोन स्पीशीज है, जिनको हमने स्टडी करा है, जिनको हमने कैरेक्टराइज किया है, उनमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है जिसका नाम है जिसको जो इंसेक्ट ग्रुप है, इंसेक्ट में 1.025 मिलियन स्पीशीज खाली इंसेक्ट्स की है हमारे पास। अब याद रखना, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है हमारे इस बायोडाइवर्सिटी में, दैट इज किनका ग्रुप है बेटे? वो इंसेक्ट्स का ग्रुप होता है। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप, जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज है, जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, दैट आर इंसेक्ट्स। डाइवर्स ग्रुप इंसेक्टा है। हाँ, इंसेक्ट्स में बड़ी डाइवर्सिटी होती है। तो आज हमने एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करनी है बेटे यहाँ पे, दैट इज टेक्सोनॉमी। देखो बेटे, जो ये टेक्सोनॉमी होता है, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, टेक्सोनॉमी में आपको आज इस तरह से समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हम आज टेक्सोनॉमी को समझेंगे। और बहुत सारे लोगों को ये ड्राई लगता है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। टेक्सोनॉमी में ये बहुत अच्छा यूनिट है। अगर मुझे एक बात बता दो, आपके आसपास बहुत सारी बुक्स है, फिर आपको कोई केमिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन आपको, जब आपने मेस करके उन बुक्स को रखा है, क्या केमिस्ट्री आपको जल्दी हाथ में आती है? नहीं आती होगी, बहुत टाइम लगता होगा केमिस्ट्री को ढूंढने में। इसीलिए अगर हमारे पास इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स है, इतनी सारी स्पीशीज है, क्या आपको ये चीज लगता है इनको डिवाइड करना है ग्रुप्स में? हमें करना चाहिए इन सारे ऑर्गेनिजम्स को, वरना आपको जंबल होके मिलेगा, प्लांट भी आपको मिलेगा, एनिमल भी। वो जो जमलिंग है, जो मेस हो गया था इतनी सारी स्पीशीज, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो मजबूर हो गए इन ऑर्गेनिजम्स को, इन स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए। टेक्सोनॉमी की बात करें, जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वो कैरोलस लीनियस है। जो लीनियस साहब है, इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। जो एक्चुअली ये टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है टेक्सिस, जिसका मतलब है अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब है बेटे लॉ। इसमें ये जो टर्म है टेक्सोनॉमी की टर्म, इट वाज गिवन बाय कैंडोल इन 1813 में, इसने ये टेक्सोनॉमी का टर्म दिया है। अब समझाऊंगा मैं आपको आराम से टेक्सोनॉमी क्या होती है। बेटे ये एक ऐसा ब्रांच होता है बायोलॉजी का, ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का, जहां पे हम यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंजमेंट करते हैं एज पर लॉ। एज पर लॉ होने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई स्पेसिमेन है, उसके कैरेक्टर रिजेंबल होते प्लांट के जैसे, तो आप उसको प्लांट वाले ग्रुप में अरेंज कराओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 बुक्स है, इसमें आपकी 5 बुक्स जो है वो मेडिकल की है, और 5 बुक्स जो है वो ह्यूमैनिटीज की है, क्या आप उनको एक साथ रखोगे?
हाँ, आप एक साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको ह्यूमैनिटीज बुक्स को अलग से रखोगे, मेडिकल की बुक्स को अलग से रखोगे, तो एक मुझे लगता है एक अच्छी एग्जाम्पल बनेगी ना, एक अच्छा सेट बनेगा कि अगर आपको मेडिकल की बुक चाहिए, आपको पहले ह्यूमैनिटीज में ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसीलिए उस जैमलिंग से बचने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने वो जो मैस बना था यहाँ पे, मतलब लिविंग, और हमें अभी पता ही नहीं होता कि हम प्लांट को प्लांट बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, ये तो इन्हीं लोगों, टेक्सोनिस्ट लोगों की वजह से इन्होंने ही ये कैटलॉगिंग करी है ना। कैटलॉगिंग का मतलब क्या चीज है, इन्होंने अरेंजमेंट करा है लिविंग सिस्टम का, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, टेक्सॉन्स में प्लेस किया है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमारे लिए बनाया है ताकि हम लोगों को इजी हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसे आर्टिकल्स है, यहाँ एक आर्टिकल है, बहुत सारी चीजें हैं हमने एक जगह पे रखे हैं, मतलब अब अगर यहाँ पे इस तरह से हमने बहुत आर्टिकल्स रखे, लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने कुछ आर्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करा है, और जो दूसरे कलर के आर्टिकल्स थे उनको किस तरह से बेटे अरेंज करा है, उनको किसी और तरीके, मतलब ऐसे अरेंज किया है, किसी और जगह पे प्लेस करा है। इसी तरह से जो साइंटिस्ट लोग हैं ये भी मजबूर हो गए क्या करने के लिए, ये भी मजबूर हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटलॉग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनका नंबर तो बहुत ज्यादा था। इसी तरह से अगर आपके स्कूल की बात करें, जिन स्कूलों में आप पढ़ते होंगे, वहां पे जो ह्यूमैनिटीज वाला ब्रांच है उसकी क्लास अलग होती है, आप लोगों की क्लास अलग होती है। आपके स्कूल में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उनको एक ही साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके स्कूल में 100-200 बच्चे होते हैं, यहाँ तो बेटे मिलियंस में स्पीशीज है, इनके इनको हैंडल करना, इनको अरेंज करना एक बड़ा हैक्टिक प्रोसेस था। इसलिए सबसे पहले लीनियस आ गया है, जिसने टेक्सोनमी, जिसको हम टेक्सोनमी में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन टर्म जो है दैट वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल। इस टेक्सोनमी का मतलब है कि हम ऑर्गेनिजम्स की कैटलॉगिंग करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। और ये प्रोसेस जो है, ये इसी टाइम 1813 में ये चीज जो है, ये काम जो है टैक्सोनॉमी का 1813 में शुरू हुआ है। लिविंग वर्ल्ड तो बहुत पहले बना था, लेकिन 1813 में ही साइंटिस्ट लोगों ने इस लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड करना चाहा, क्लासिफाई करना चाहा, ताकि हम लोग जो है इनको आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर तब इन लोगों ने क्लासिफिकेशन नहीं करा होता, अगर मैं आज आपको बोलता किसी प्लांट से, फॉर एग्जांपल किसी एक सपो मतलब प्लांट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन जब इन लोगों ने आपको उस प्लांट को पहले ढूंढना था, लेकिन अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने इस तरह से इस लिविंग सिस्टम को अरेंज किया है। अब आप पहले बताओगे ये प्लांट किस फैमिली का है, ये किस जीनस से लिया गया इस प्लांट को। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद या टेक्सोनॉमी के बाद हमने लिविंग सिस्टम को पढ़ना बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। ये इन लोगों ने बनाया है, टेक्सोनमिस्ट लोगों ने लिविंग सिस्टम को पढ़ना बहुत आसान बनाया है हम आम इंसानों के लिए। वरना हमें कहाँ पता होता कि प्लांट क्या चीज है, हमें कहाँ पता होता एनिमल क्या चीज है, हमें नहीं पता होता फंगस क्या होता है, हमें नहीं पता होती प्रोटिस्टा क्या है। इसीलिए आप याद रखोगे टैक्सोनॉमी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का that deals with the principles and procedures of, ये एक ऐसा ब्रांच है जहां पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज तो कर ही लेते हो, लेकिन आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किस चीज के बेसिस पे करते हो, आप ऑर्गेनिजम्स की कैटलॉगिंग किस चीज के बेसिस पे करते हो, आप ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किस चीज के बेसिस पे करते हो। याद रखोगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने पहले ये नहीं उठाया है कि चलो इन ऑर्गेनिजम्स को इस प्लांट ग्रुप वाले में डाल दो, उसमें कोई हेटेरोट्रॉप भी होता नहीं, ऐसा इन लोगों ने क्लासिफाई नहीं करा है। इन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया है। इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को चाहा कि हम इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि जो भी फ्यूचर में लोग आएंगे जो लिविंग सिस्टम के साथ डील करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना चाहेंगे, उनको उतनी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, उनको कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं होना चाहिए कि वो किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सके। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले चाहा कि हम लिविंग वर्ल्ड को इस तरह से डिवाइड करेंगे, इस तरह से क्लासिफाई करेंगे, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल
मैं किसी प्लांट की बात करूं या किसी एनिमल की बात करूं, जो ही मैं आपको एनिमल का नाम बोलूंगा, तो जहां फॉर एग्जांपल हम एक फिश की बात करेंगे, हम एक फिश की बात करेंगे, जो हमारी ये फिश है, आपको दिमाग में आया होगा कि पानी, पानी के साथ कोई चीज एसोसिएटेड है कि नहीं। अब हमारे पास ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो ये टैक्सोनॉमिस्ट है, इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को क्या किया, डिवाइड किया। इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया है। किसी ने हैबिटेट के बेसिस पे करा क्लासिफाई, किसी ने किसी और चीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। अब यहाँ पे क्या चीज करना है, अगर इन लोगों ने क्लासिफाई नहीं करा होता तो हम आज डिफरेंशिएट नहीं कर पाते खुद को किसी और ग्रुप के साथ। आपको आई मेरी बात समझ। इसीलिए टैक्सोनॉमिस्ट लोग जो है, इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया है कुछ ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में। उनको पहले स्टडी किया है, और स्टडी करने को हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई वाटर एनिमल है, कोई एक्वेटिक एनिमल है। अगर इन्होंने क्या करा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है, यहां पे एक फिश रहती है। ये मान के चलो हमारे पास एक फिश है, जो फिश है ये तो पानी में रहती है। अब क्या खाली फिश ही पानी में रहती है? नहीं बेटे, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है, जो पानी में रहते हैं, और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को फिर बाद में बोला गया एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन क्या मुझे आप बताओ, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, क्या हम उसको फिश वाले ग्रुप में रख सकते हैं? नहीं ना रख सकते, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टर अलग है। वो अलग तरीके से रेस्पायर करता है, वो अलग तरीके से एक्सक्रीट करता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनका जो हैबिटेट है एक ही होता है। इसीलिए इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से क्लासिफाई किया है। जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका अलग ग्रुप बनाया, जो उड़ने वाले हैं उनका अलग ग्रुप बनाया, जो टेरेस्ट्रियल है उनका अलग ग्रुप बनाया। बहुत सारे सिस्टम, बहुत टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है, और अल्टीमेटली हमारे पास जो टेक्सोनॉमी है, इसमें जो कंसेप्ट दिया है एपीडी कैंडोल ने दिया है। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज किया है। कैरेक्टराइज करने का मतलब, पहले इन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में प्लेस करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंडिविजुअल ए है, जरा बेटे बता दो इसको हम किस वाले ग्रुप में रखेंगे। हम तो कह ही नहीं सकते कि इस इंडिविजुअल को किस ग्रुप में हम प्लेस करेंगे। इस इंडिविजुअल को किसी ग्रुप में रखने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? कैरेक्टराइजेशन। हमें इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर पता होने चाहिए। इसका हैबिटेट क्या है, ये इसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, क्या इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसकी सिमेट्री क्या है। तो हमें पहले इस ऑर्गेनिज्म ए के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब हमें इसके कैरेक्टर पता होंगे, तब जाके इसको हम नाम दे सकते हैं, तब जाके हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूंगा ये इंडिविजुअल ए जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्लांट हो सकता है। तब जाके आप इसको कोई नाम दे दोगे, फिर आप इसको और इसकी इंटेंसिव स्टडी करोगे, और ज्यादा स्टडी करोगे। इसके फ्लावर के ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका लीव्स का अरेंजमेंट क्या है, इसके रूट्स का अरेंजमेंट क्या है, इसके फ्रूट्स का अरेंजमेंट क्या है, इसके टिश्यू का अरेंजमेंट क्या है, तब जाके आप इसको क्लासिफाई करोगे। जब आपको इसके कैरेक्टर ही नहीं पता है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे। जब आपको आइडेंटिफाई, आप किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप बेटे क्लासिफाई कहां करोगे? इसीलिए टेक्सोनॉमी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने अरेंज करना है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट करते हैं। वी डू कैटलॉग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। लेकिन कब? जब हमें उनके कैरेक्टर पता है। कैरेक्टर अगर आपको किसी स्पीशीज का पता है, किसी इंडिविजुअल का पता है, तब जाके आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तब जाके आप उस इंडिविजुअल को कोई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक साइंटिफिक नेमिंग का सिस्टम होता है। जब आपने कैरेक्टराइजेशन किया है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप क्लासिफाई कर पाओगे, आप उसको कोई साइंटिफिक नेम दे सकते हो। लेकिन जब आपको एक इंडिविजुअल का बेसिक कैरेक्टर पता ही नहीं है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, आप कैसे उसको क्लासिफाई करोगे? इसीलिए टैक्सोनॉमी का मतलब है, ये एक ऐसा सिस्टम है दैट डील्स विद, टैक्सोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट करते हैं। वी डू कैटलॉग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट तरह के टैक्सॉन्स में डिवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर रैंकिंग में। मतलब ये इनका अलग रैंक है, इनका अलग रैंक है। जैसे हमने आगे पढ़ना है जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, स्पीशीज पढ़ना है, जीनस पढ़ना है, क्लास पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है, फैमिली वगैरह पढ़ना है, उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ने से पहले आपको तो कम से
से कम ये चीज पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है बेटे जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, किन में, टेक्सॉन्स में, हम उनको एक पर्टिकुलर रैंक में रखते हैं। लेकिन आप ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को हैफजर्ड रैंडमली नहीं उठाओगे कि आ जाओ इसको प्लांट वाले ग्रुप में प्लेस करेंगे, नहीं, इसको एम्फीबिया वाले ग्रुप में प्लेस करोगे, नहीं। ह्यूमंस का ग्रुप इसीलिए अलग बनाया गया, ताकि क्यों बनाया गया, क्योंकि ह्यूमंस के सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। ह्यूमन वाली पॉपुलेशन में हमने किसी फिश को तो नहीं रखा, क्योंकि फिश का हैबिटेट अलग है, हमारा हैबिटेट अलग है, इसका जो तरीका अलग है, फर्टिलाइजेशन का तरीका हम में अलग है, इसमें रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है, हम में अलग है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आता है, हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट आता है। इसीलिए हमने ह्यूमंस वाले ग्रुप में बस ह्यूमंस को रखा, ह्यूमंस के बगैर किसी और ग्रुप को नहीं रखा। और इस चीज की स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, कि जहां पे आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप्स में रखते हैं। लेकिन पर्टिकुलर ग्रुप्स में रखना आसान नहीं है बेटे, पहले आपने एक इंडिविजुअल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर का पता होना बहुत जरूरी है। जब आपने एक इंडिविजुअल की ब्रीफ स्टडी करी है, डिटेल्ड स्टडी करी है, डिटेल्ड स्टडी करने के बाद डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन करा है किसी इंडिविजुअल का, तब जाके आप इस काबिल बनोगे कि आप उस इंडिविजुअल को किसी ग्रुप में रख सकते हो। तब जाके आप उस इंडिविजुअल को क्लासिफाई करोगे, तब जाके उस इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब आपने ऑलरेडी उसकी कैरेक्टराइजेशन करी है। जब आपने उसकी कैरेक्टराइजेशन नहीं की है, आज हम इसलिए कहते हैं ये प्लांट है, क्योंकि टैक्सोनॉमिस्ट लोगों ने हमें बताया है कि आप प्लांट किस इंडिविजुअल को कहोगे। आज हम कहते हैं ये मैमल है, जो टैक्सोनॉमिस्ट लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि मैमल में कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, इसीलिए हम मैमल को मैमल कहते हैं। इसलिए हम मैमल को एम्फीबिया नहीं कहेंगे, हम मैमल को रेप्टिलिया नहीं कह सकते, क्योंकि मैमल्स के कैरेक्टर जो है दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के कैरेक्टर अलग होते हैं पाइसिस से, इसी तरह से एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर अलग होते हैं जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का कैरेक्टर अलग होता है ब्रायोफाइट से, ब्रायोफाइट का कैरेक्टर अलग होता है किससे, थैलोफाइटा से। इसीलिए टैक्सोनॉमी का यह मतलब है कि वी डू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, वी डू कैटेगराइज, हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहली चीज जो है टैक्सोनॉमी की, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको कोई नेमिंग सिस्टम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक नेमिंग सिस्टम है, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है, वो हम उसको दे सकते हैं, और नेमिंग सिस्टम के बाद हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी नई स्पीशीज, आजकल हमारे पास नई स्पीशीज, जो मैंने आपको पहले कहा, ईयरली 15,000 स्पीशीज ऐड होती है। हमारे कश्मीर से कोई स्पीशीज लाइक प्लांट स्पीशीज, माउंटेनियस हिमालयन प्लांट स्पीशीज यूजुअली ऐड होती जा रही है, या कोई किसी और ग्लोब से, वर्ल्ड में किसी और, जो हमारे पास अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह है वो बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, वहां से कोई इंडिविजुअल हमारे इसमें जो टैक्सोनॉमी में ऐड होता है। लेकिन टैक्सोनॉमी में सबसे पहली चीज जो है दैट इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बगैर आप टैक्सोनॉमी, एक इंडिविजुअल को ना ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना ही क्लासिफाई करेंगे, और ना ही उसको हम किसी कोई नेमिंग सिस्टम दे सकते हैं। क्योंकि नेमिंग सिस्टम है ना, मतलब उसके पीछे एक वजह है कि हमने देखना है ये किस जीनस से, ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, और बिलोंग करने के लिए आपको कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटे टैक्सोनॉमी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। टैक्सोनॉमी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट करना, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, टैक्सॉन्स में। लेकिन पहले आपने इन प्रिंसिपल्स को स्टडी करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट शाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, मुझे कल कुछ कॉल्स रिसीव हुई है बच्चों से, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, आप इस पढ़ाई को, इन वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली लेते हो, और हमारा मकसद भी यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा मजबूर किया है ऑनलाइन सेटअप करने के लिए, ऑनलाइन स्टार्ट करने के लिए, इसलिए हमने भी चाहा हमारी वजह से पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए। और जो कोई भी डाउट हो आपको, आप हमें बता सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम यहाँ पे ही एंड करेंगे, और कल जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमिस्ट है उन्होंने पहले क्या चीज करी है, कैरेक्टराइजेशन कैसे की, आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, फिर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का क्या तरीका था, और नेमिंग सिस्टम कैसे दी है टैक्सोनॉमिस्ट लोगों ने। थैंक यू सो मच बच्चों।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।